प्रिय व्यूअर्स, नमस्कार। मैं इकोनॉमिक्स लेक्चरर एम के आर्या आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारा यूट्यूब चैनल अपना इकोनॉमिक्स क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पर कुछ बताने से पहले मैं एक सिलेबस पर कुछ 2 मिनट डिस्कस करना चाहूँगा। वो ये है कि ओल्ड सिलेबस के अनुसार यूनिट 3 का नाम है आपका उत्पादक के व्यवहार एवं पूर्ति। इसके अंतर्गत हमें उत्पाद की अवधारणा, लागत की अवधारणा, पूर्ति की अवधारणा, आय की अवधारणा और उत्पादक का संतुलन, इतना पढ़ने के बाद ये यूनिट समाप्त होता है ओल्ड सिलेबस के अनुसार। और संभावित प्रश्न 23 अंकों की पूछे जाने की बात होती है। वहीं न्यू सिलेबस या एनसीईआरटी या एससीईआरटी के अनुसार यूनिट 3 का नाम है उत्पादन एवं लागत। यूनिट 4 का नाम है पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत फर्म या उत्पादक का व्यवहार। तो हम लोग अब यूनिट 3 के अंतर्गत हम लोग उत्पाद की अवधारणा और लागत की अवधारणा को हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग यूनिट 4 जिसका नाम एनसीईआरटी सिलेबस या न्यू सिलेबस के अनुसार यूनिट 4 का नाम है पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत फर्म या उत्पादक का व्यवहार। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग जो है ये 2 पढ़ चुके हैं उत्पादन एवं लागत की अवधारणा के अंतर्गत। और ये जो 3 बच गया, पूर्ति की अवधारणा, आय की अवधारणा और उत्पादक का संतुलन, इसे हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत फर्म या उत्पादक के व्यवहार यूनिट के अंतर्गत, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पूर्ति की अवधारणा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आय की अवधारणा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्पादक या फर्म का संतुलन। तो इस तरीके से ये ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में कुछ जानकारी थी। तो हम लोग शुरू करेंगे आज हम लोग पूर्ति की अवधारणा को। तो हम लोग पूर्ति की अवधारणा के अंतर्गत क्या क्या हम लोग को पढ़ना है उसका डिस्कशन सबसे पहले हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग पूर्ति का अर्थ देखेंगे, पूर्ति का अर्थ क्या होता है। उसके बाद हम लोग जिक्र करेंगे पूर्ति और इसी से संबंधित एक टर्म पूर्ति तथा स्टॉक क्या होते हैं और इनके बीच अंतर क्या होता है उसको देखेंगे। फिर हम लोग इसके बाद देखेंगे पूर्ति के प्रकार, पूर्ति तथा इसके प्रकार। फिर हम लोग देखेंगे पूर्ति की सारणी क्या होती है और इसके प्रकार क्या होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, पूर्ति की सारणी तथा इसके प्रकार। उसके बाद हम लोग देखेंगे पूर्ति की रेखा, पूर्ति की रेखा क्या होती है और इसके प्रकार क्या होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि पूर्ति के नियम, पूर्ति के नियम क्या होता है, इसको सारणी तथा रेखा चित्र से कैसे दिखाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पूर्ति का नियम हो गया, उसको सारणी से कैसे दिखाएंगे, रेखा चित्र से कैसे दिखाएंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। फिर हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्ति के निर्धारक तत्व। एक फर्म के, किसी फर्म की पूर्ति के
निर्धारक तत्व। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इतना पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे, नीचे वाला नहीं दिख रहा है, ये पूर्ति के निर्धारक तत्व नहीं दिखाई पड़ रहा है। पूर्ति किसी फर्म के पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं उसका जिक्र करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इतना जिक्र करने के बाद पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, फिर हम लोग देखेंगे, इतना देखने के बाद हम लोग देखेंगे फिर पूर्ति की लोच या कीमत लोच, पूर्ति की कीमत लोच को हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे पूर्ति की लोच की माप करने की विधियाँ, पूर्ति की कीमत लोच माप करने की विधियाँ, पूर्ति की कीमत लोच माप करने की विधियाँ, पूर्ति की कीमत लोच की माप करने की विधियाँ। उसके बाद हम लोग देखेंगे पूर्ति की कीमत लोच माप करने की विधियाँ। इसके बाद हम लोग देख लेंगे एक महत्वपूर्ण सांख्यिकीय महत्वपूर्ण प्रमुख संख्यात्मक प्रश्न, इतना टॉपिक का अध्ययन पूर्ति की अवधारणा के अंतर्गत किया जाएगा। एक वीडियो लेक्चर में जितने टॉपिक शामिल किए जा सकते हैं हम करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आज के वीडियो लेक्चर में पूर्ति की अवधारणा के अंतर्गत हम लोग जिक्र करेंगे इतना टॉपिक का हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में जिक्र करेंगे, जिसमें से है प्रमुख रूप से शामिल है पूर्ति के प्रकार, पूर्ति तथा स्टॉक के बीच अंतर, पूर्ति तथा इसके प्रकार, पूर्ति की सारणी तथा इसके प्रकार, पूर्ति की रेखा तथा इसके प्रकार। आज के वीडियो लेक्चर में इन 5 टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इसको हम नाम दे सकते हैं 4.11, इसको नाम दे देंगे 4.12, इसका नाम दे सकते हैं 4.13, यानी चौथा यूनिट के पहला टॉपिक के अंतर्गत तीसरा टॉपिक 4.14, 4.16, इसके इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो आज हम लोग इतना ही का जिक्र करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले 4.11 को देखते हैं, जिसमें 4.11 में पूर्ति के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम लोग समझेंगे, क्या होता है पूर्ति, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे पूर्ति तथा स्टॉक के बीच क्या अंतर होता है। चलिए हम लोग समझते इतना को। तो आप लोग जानते हैं कि एक उत्पादक वस्तु या सेवा का उत्पादन करता है, एक उत्पादक वस्तु या सेवा का उत्पादन करता है। उत्पादित वस्तु और सेवा को फिर क्या किया जाता है, उत्पादन करने के बाद
तो उत्पादन करने के बाद उसको संग्रह किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, और यही वस्तु, उत्पादित वस्तु या सेवा का जो संग्रह किया जाता है, उसी को हम लोग स्टॉक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्टॉक के नाम से जानते हैं। तो स्टॉक क्या होता है? उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का संग्रह होता है। स्टॉक उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का संग्रह होता है। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का संग्रह, वस्तुओं एवं सेवाओं का संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। आपूर्ति, जाहिर सी बात है, पूर्ति अब क्या होता है? तो देखिए, अच्छा, स्टॉक के बारे में और थोड़ा सा समझ लीजिए। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के संग्रह को स्टॉक बोलते हैं, जिसको हम लोग गोदाम, भंडार, ये सब के भी नाम से जानते हैं। सवाल ये है कि एक जितने भी आसपास चौक चौराहा पर दुकानदार होते हैं, एक तो उनका पास काउंटर होता है, और काउंटर में खूब ज़्यादा सामग्री अपने पास नहीं रखते हैं। उनका एक अनुमान होता है कि आज का पूरा दिन, चाहे एक सप्ताह, चाहे एक महीना में कितने वस्तुएं वे बेच पाएंगे, संभावित मात्रा उतना ही वे अपने काउंटर में रखते हैं। बाकी शेष वस्तुएं वे अपने गोदाम में रखते हैं, स्टॉक में रखते हैं। तो इसीलिए उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के संग्रह को हम लोग स्टॉक बोलते हैं। अच्छा, यह एक क्या होता है? स्थैतिक अवधारणा होता है। स्थैतिक अवधारणा होता है। स्थैतिक अवधारणा का मतलब होता है ये पूर्ति की तुलना में कम परिवर्तनशील होता है। अच्छा, पहले हम एक लाइन पूर्ति को भी देख लेते हैं। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के संग्रह को हम लोग स्टॉक बोलें, और पूर्ति क्या होता है? तो पूर्ति स्टॉक का एक भाग होता है। पूर्ति स्टॉक का एक भाग होता है, ठीक है। और वो कौन सा भाग होता है? जिसे विक्रेता या उत्पादक एक निश्चित कीमत पर निश्चित समय की अवधि में बेचने के लिए तैयार रहता है। तो पूर्ति क्या होता है? स्टॉक का एक भाग है। पूर्ति स्टॉक का वह भाग होता है, वह भाग होता है जिसे एक उत्पादक या विक्रेता, जिसे एक उत्पादक, इसको हम विक्रेता भी कहेंगे, जिसे एक उत्पादक या विक्रेता या फर्म एक निश्चित कीमत पर निश्चित कीमत पर निश्चित समय की अवधि में उपलब्ध रखता है, उपलब्ध रखता है, या निश्चित समय की अवधि में बेचने के लिए तैयार रहता है। स्टॉक का वह भाग होता है जिसे एक उत्पादक, विक्रेता या फर्म एक निश्चित कीमत पर निश्चित समय की अवधि में वस्तु या सेवा बेचने के लिए तैयार रहता है। वस्तु या सेवा बेचने के लिए तैयार रहता है। बेचने के लिए तैयार रहता है।
उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ति बोलते हैं। स्टॉक का वह भाग जिसे एक उत्पादक या विक्रेता या फर्म वस्तु या सेवा को, उसकी मात्रा को एक निश्चित कीमत पर निश्चित समय की अवधि में बेचने के लिए तैयार रहता है, उसे हम लोग पूर्ति के नाम से जानते हैं। स्टॉक को हम लोग स्थैतिक अवधारणा कहें तो हम लोग पूर्ति को गत्यात्मक अवधारणा बोलते हैं। पूर्ति को क्या बोलते हैं, गत्यात्मक अवधारणा। पूर्ति क्या होती है, गत्यात्मक अवधारणा होती है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, गत्यात्मक अवधारणा और स्थैतिक अवधारणा कहने का मतलब है कि इसको समझने के लिए मैं एक सिचुएशन आपको देता हूँ। चौक चौराहा पर एक विक्रेता जो सुबह 8 बजे दुकान खोलता है और उससे आप सुबह में जाकर के सवाल कीजिए कि आज आप कितना वस्तुओं की पूर्ति करेंगे। वस्तुओं की पूर्ति करने का मतलब होता है एक निश्चित कीमत लेकर लोगों को वस्तु दे देना। तो वस्तु को पूर्ति के नाम से उसे हम जानते हैं। तो सुबह 8 बजे उनसे एक सवाल करना है कि आज आप कितना सामान की पूर्ति करेंगे। आपको वो दुकानदार जो जवाब देगा या फिर जवाब देने के लिए वो सुबह दुकान खोला तब से लेकर के जब वो दुकान बंद करेगा, इतना समय की अवधि लेगा जो आप प्रश्न किए हैं उसका उत्तर देने के लिए। इसलिए पूर्ति को गत्यात्मक अवधारणा बोला जाता है और स्टॉक को स्थैतिक अवधारणा बोला जाता है। अच्छा, एक एग्जाम्पल से एक और बात समझी जाती है कि पूर्ति की माप हेतु एक समय की अवधि की ज़रूरत होती है। एक समय की अवधि की ज़रूरत होती है। जैसे अभी एक सिचुएशन जो दी थी आप लोगों को कि हाँ, उससे सवाल कीजिए, तो वो जवाब देने के लिए, है ना, जब वो दुकान खोला और जब वो बंद किया तो इतना समय की अवधि लेगा आपके द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि आज वो कितना सामान बेचा या कितना सामान की पूर्ति किया। इसलिए पूर्ति की माप हेतु एक समय की अवधि की आवश्यकता होती है, जबकि स्टॉक की माप किसी भी समय किया जा सकता है। स्टॉक की माप किसी भी समय किया जा सकता है। स्टॉक की माप किसी भी समय किया जा सकता है। इस तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट डिफरेंस पूर्ति और स्टॉक के बीच जानने के लिए जिक्र किया गया। एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पूर्ति और स्टॉक के बीच क्या अंतर है, कुछ अंतर लिखिए। कभी कभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आते रहता है। ये कॉन्सेप्ट एक बार फिर आएगा आपका समष्टि अर्थशास्त्र में, जहाँ पर हम लोग पूर्ति और जहाँ पर हम लोग स्टॉक और प्रवाह के बीच अंतर को जानने के लिए करेंगे। और उस कॉन्सेप्ट में इस पूर्ति को हम लोग प्रवाह का उदाहरण के रूप में समझेंगे भी। फिर हम लोग इतना जानने के बाद हम लोग का ये पूर्ति क्या होता है, तो पूर्ति को हम लोग स्टॉक का एक भाग के रूप में देखें, जिसे विक्रेता या उत्पादक या फर्म एक निश्चित कीमत पर निश्चित समय की अवधि में बेचने के लिए तैयार रहता है। स्टॉक उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का संग्रह होता है। स्टॉक स्थैतिक अवधारणा होती है। पूर्ति गत्यात्मक अवधारणा होती है। पूर्ति की माप हेतु एक समय की अवधि की जरूरत पड़ती है, जबकि स्टॉक की माप किसी भी समय किया जा सकता है। ये आपका इम्पोर्टेंट डिफरेंस पूर्ति और स्टॉक के बीच। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए हम पूर्ति के प्रकार का जिक्र करते हैं। पूर्ति कितना प्रकार का होता है, तो हम लोग अभी इसको देखेंगे कि पूर्ति का कितना प्रकार होता है। इसको हम लोग 4.33 कह सकते हैं।
सॉरी 4.13 4.11 के अंतर्गत पूर्ति, 4.12 के अंतर्गत पूर्ति और स्टॉक के बीच अंतर, और 4.13 के अंतर्गत पूर्ति के प्रकार, पूर्ति के प्रकार का जिक्र करेंगे। तो ये पूर्ति का प्रकार ये हो गया, और इधर हम लोग जिक्र कर लेते हैं, इसको हम लोग जिक्र करते हैं इस तरीके से, तो ज़्यादा सहूलियत होगा कि इधर हम एक लिखते हैं प्रकरण, और इधर लिखते हैं प्रकरण के प्रकार। जो भी कुछ देरी तक जिन प्रकरणों का डिस्कस करेंगे, वे प्रकरण मुख्यतः दो प्रकार के होंगे, एक व्यक्तिगत, एक होगा आपका व्यक्तिगत, और दूसरा होगा बाजार। अच्छा, वो प्रकरण क्या क्या है? तो प्रकरण है आपका, हम तुरंत उसको, एक पहला प्रकरण है पूर्ति। पहला प्रकरण क्या है? पूर्ति। तो हम लोग इसको देख चुके हैं कि पूर्ति क्या होता है। स्टॉक का एक भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है, और वो वह भाग होता है जिसे एक विक्रेता या उत्पादक या फर्म एक निश्चित कीमत पर निश्चित समय की अवधि में उपलब्ध रखता है, बेचने के लिए तैयार रहता है। और वही पूर्ति जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत पूर्ति। क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत पूर्ति, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई। और दूसरा होता है बाजार पूर्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केट सप्लाई। बेहद आसान चीज़ है। हम लोग पूर्ति में देखें कि क्या होता है पूर्ति। तो पूर्ति में एक निश्चित समय की अवधि में विभिन्न कीमतों पर या एक निश्चित कीमत पर उत्पादक फर्म या विक्रेता वस्तु या सेवा को उपलब्ध कराता है, बेचने के लिए तैयार रहता है। व्यक्तिगत पूर्ति में क्या होगा कि एक विक्रेता, एक फर्म या फिर एक उत्पादक विभिन्न कीमतों पर एक वस्तु की कितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार रहेगा, उसी को हम लोग व्यक्तिगत पूर्ति के नाम से जानते हैं। जैसे ये तो हम समझ गए आप लोग कि व्यक्तिगत पूर्ति क्या होता है। एक विक्रेता या एक उत्पादक या एक फर्म द्वारा विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की कितनी पूर्ति करेगा, उसी को हम लोग व्यक्तिगत पूर्ति के नाम से जानते हैं। बाजार पूर्ति क्या होगा? तो बाजार पूर्ति में होगा कि वही वस्तु को विभिन्न कीमतों पर अनेक उत्पादकों द्वारा कितनी कितनी पूर्ति की जाएगी, उसके योगफल को या उसके क्षैतिज योग को, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं समस्तरीय योग को बाजार पूर्ति के नाम से जानते हैं। हम पल भर में इसको सारणी के माध्यम से समझेंगे। डेफिनेशन आप लोग उम्मीद है सुन चुके हैं। व्यक्तिगत पूर्ति क्या होता है? तो किसी वस्तु की पूर्ति एक उत्पादक के द्वारा विभिन्न कीमतों पर उस वस्तु की कितनी मात्रा की जाएगी, उसे हम लोग व्यक्तिगत पूर्ति के नाम से जानते हैं। बाजार पूर्ति क्या होता है? तो एक वस्तु की पूर्ति अनेक उत्पादकों, फर्मों या विक्रेताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर
कितना कितना किया जाएगा उसके समस्तरीय जोड़ या क्षैतिज जोड़ या हॉरिजॉन्टल समेशन को बाजार पूर्ति के नाम से जानते हैं, मार्केट सप्लाई के नाम से जानते हैं। अब हम इसको सारणी के माध्यम से देखते हैं। दूसरा प्रकरण हो गया, ये तो मेरा पहला प्रकरण था। दूसरा प्रकरण है पूर्ति के प्रकार और पूर्ति की सारणी। पूर्ति की सारणी ये तो 4.15 के अंतर्गत पूर्ति की सारणी। ये भी दो प्रकार का होगा। एक को हम लोग बोलेंगे व्यक्तिगत पूर्ति की सारणी, व्यक्तिगत पूर्ति की सारणी, और दूसरा को हम लोग क्या बोल देंगे, बाजार पूर्ति की सारणी। बाजार पूर्ति की सारणी। अब हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत पूर्ति की सारणी क्या होता है। तो व्यक्तिगत पूर्ति की सारणी क्या होता है, हम लोग व्यक्तिगत पूर्ति की सारणी में हम लोग कॉलम बनाएंगे, 2 कॉलम, जिसमें एक कॉलम का नाम पड़ेगा कि फर्म ये एक वस्तु की कितनी पूर्ति करेगी, और एक कॉलम का नाम देंगे हम लोग फर्म ए द्वारा एक्स वस्तु की एक्स की पूर्ति, एक्स की पूर्ति, और इधर कॉलम का नाम देते हैं, ये तो फर्म ए द्वारा एक्स की कितनी पूर्ति करेगा वो है एक्स वस्तु की, और इधर हम लोग कीमत दे देते हैं। ठीक है, कीमत, और कीमत यहाँ दे देते हैं रुपया प्रति केजी। कॉलम का नाम पड़ गया। अब इधर वस्तु की मात्रा को देखते हैं। वस्तु की मात्रा 10 केजी, जब कीमत 5 रुपया था प्रति केजी। वस्तु कीमत जब बढ़ा 10 रुपया प्रति केजी हो गया तो वस्तु की मात्रा 20 केजी हो गया। जब कीमत 15 रुपया प्रति केजी हुआ तब वस्तु की पूर्ति फर्म ए के द्वारा बढ़ा करके 40 केजी कर दिया गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको पूर्ति की सारणी के नाम से जानते हैं। पूर्ति की सारणी, और कौन सा पूर्ति की सारणी हुआ, व्यक्तिगत पूर्ति की सारणी, जिसमें वह सारणी जो एक फर्म विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की कितनी पूर्ति करेगी इस बात को बताता है, उसे हम लोग व्यक्तिगत पूर्ति की सारणी कहते हैं। बाजार पूर्ति की सारणी क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर वही एक वस्तु के पूर्ति करने वाले अनेक फर्म होंगे। फर्म वस्तु एक्स की पूर्ति, वस्तु एक्स की पूर्ति फर्म ए के द्वारा और दूसरा फर्म बी द्वारा, एक से अधिक फर्म की बात यहाँ पर किया जाएगा तो हम एक से अधिक के रूप में 2 को ले रहे हैं। आपको मान हो तो 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। और बाजार पूर्ति में हम लोग देखें कि व्यक्तिगत पूर्ति का समस्तरीय जोड़ होता है, तो हम 2 फर्म ए तथा बी द्वारा की गई पूर्ति को ले लेते हैं और विभिन्न कीमतों पर ये कितनी पूर्ति किए हैं उसी का हम लोग अभी जिक्र करेंगे और उसे हम लोग नाम देंगे बाजार पूर्ति,
जोड़ करने के बाद जो प्राप्त होगा, और बाजार पूर्ति का मतलब होता है फर्म ए तथा बी द्वारा की गई पूर्ति का समस्तरीय जोड़। अब यहाँ पर हम डाटा ले लेते हैं। फर्म ए 5 रुपये कीमत पर 5 रुपये प्रति इकाई पर फर्म वस्तु एक्स की 10 इकाई की पूर्ति करता है। 10 रुपये कीमत पर 20 का, 15 रुपये कीमत पर 30 का, और इन्हीं कीमतों पर उसी वस्तु को फर्म बी जो है वो 5 रुपये प्रति इकाई कीमत पर, प्रति केजी कीमत पर एक्स वस्तु की 15 केजी उपलब्ध कराता है। 10 रुपये पर वो 25 केजी उपलब्ध कराता है, चलो 30 केजी मानते हैं। और 15 रुपये पर, हाँ 15 रुपये पर वो 45 केजी उपलब्ध कराता है या पूर्ति करता है। अब ये सारणी इस बात को बताया अच्छा, थोड़ा सा एरर हो गया है। हम यहाँ पर बाजार पूर्ति का कॉलम लिखे हैं, एक कॉलम हम इधर बनाते हैं जो होगा कीमत प्रति केजी, रुपया प्रति केजी। अब इसमें कीमत को लेते हैं हम लोग। ये 5 रुपये कीमत पर दोनों फर्म द्वारा की गई पूर्ति है, ये 10 रुपये कीमत पर है, और फिर जो नीचे वाला है वो 15 रुपये कीमत पर है। अब बाजार पूर्ति में हम लोग देखें कि ये क्या होता है बाजार पूर्ति। तो व्यक्तिगत पूर्ति का समस्तरीय जोड़ होता है। व्यक्तिगत पूर्ति का समस्तरीय जोड़ होता है। समस्तरीय जोड़ का मतलब इस तरीके से जोड़, हॉरिजॉन्टल समेशन, क्षैतिज जोड़। तो 15 और 10 कितना हो जाएगा 25, तो बाजार पूर्ति कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा वही कीमत पर। 10 कीमत पर बाजार पूर्ति, फर्म ए द्वारा 20, फर्म बी द्वारा 30, 30 और 20 50। फर्म ए द्वारा 30 केजी, फर्म बी द्वारा 45 केजी, वही रेट पर, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 75 केजी। इस तरीके से ये बाजार पूर्ति की सारणी हो गया। और इस तरह से हम बाजार पूर्ति को कैसे परिभाषित करते हैं, तो व्यक्तिगत पूर्ति का समस्तरीय जोड़ के रूप में, व्यक्तिगत पूर्ति को क्षैतिज जोड़ के रूप में, और इंडिविजुअल सप्लाई को हॉरिजॉन्टल समेशन के रूप में हम लोग मार्केट सप्लाई को डिफाइन करते हैं। मार्केट सप्लाई डिफाइंड एज हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। बाजार पूर्ति व्यक्तिगत पूर्ति का समस्तरीय जोड़ होता है। तो हम लोग व्यक्तिगत पूर्ति क्या होता है, बाजार पूर्ति क्या होता है, व्यक्तिगत पूर्ति की सारणी क्या होती है, बाजार पूर्ति की सारणी क्या होती है, देख लिए। अब हम लोग थोड़ा सा इसकी रेखा की बात कर लेते हैं। तो रेखा की बात करते, नीचे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। अच्छा, ऊपर वाला मिटाते हैं हम लोग, तो हो जाएगा हम लोग का ये 4.16। हाँ, तीसरा टॉपिक हम लोग का था पूर्ति की रेखा। 4.16 में हम लोग को पढ़ना है पूर्ति की रेखा। पूर्ति की रेखा कितना प्रकार का होता है। तो पहला व्यक्तिगत पूर्ति की रेखा, जैसे हम लोग अभी पूर्ति की सारणी के प्रकार को पढ़ें उसी तरीके से पूर्ति की रेखा को पढ़ेंगे। तो पहला व्यक्तिगत पूर्ति की रेखा, और दूसरा क्या हुआ बाजार पूर्ति की रेखा। अब ये दो चीज़ें बहुत बेहद आसान चीज़ है, हम यहीं पर इसका ग्राफ बनाते हैं। व्यक्तिगत पूर्ति की रेखा, तो पहला बात कहा जाता है कि व्यक्तिगत पूर्ति की रेखा व्यक्तिगत पूर्ति की सारणी पर आधारित होती है। वो कैसे, तो हम लोग यहाँ लेते हैं ग्राफ। यहाँ पर हम लोग पूर्ति की मात्रा को QS से डिनोट करते हैं। QS मतलब क्वांटिटी और S से मतलब सप्लाई।
ये पूर्ति की मात्रा यहाँ पर हो गया, पूर्ति की मात्रा। और यहाँ पर हम लोग लेते हैं क्या, कीमत, प्राइस। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। यहाँ पर कीमत ले लिए 5, 10, 15। यहाँ पर लेते हैं मात्रा 10, 20, 30। और यहाँ पर एक लेते हैं 40 भी है। अब यहाँ पर मिलाएंगे 5 कीमत पर, 5 कीमत पर पूर्ति की मात्रा 10, तो 5 कीमत पर पूर्ति की मात्रा 10, एक बिंदु अंकित हुआ। दूसरा 10 कीमत पर पूर्ति की मात्रा 20, 10 कीमत पर पूर्ति की मात्रा 20। और तीसरा 15 कीमत पर पूर्ति की मात्रा 40, तो 15 कीमत पर पूर्ति की मात्रा 40। अब इसको मिला देंगे। इसको मिलाने से जो एक रेखा प्राप्त होगा उसको नाम दे देंगे IS। IS का मतलब इंडिविजुअल सप्लाई, और इंडिविजुअल सप्लाई यानी पूर्ति की रेखा, या इसको हम नाम दे सकते व्यक्तिगत पूर्ति की रेखा। यही है मेरा व्यक्तिगत पूर्ति की रेखा। और ये पूर्ति की रेखा क्या बतलाती है कि एक फर्म द्वारा, एक उत्पादक द्वारा, एक विक्रेता द्वारा विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की कितनी पूर्ति की गई, किसी वस्तु की कितनी पूर्ति की जाएगी, हाँ उसे कितनी पूर्ति की जाएगी या कितनी पूर्ति की गई, उसी को हम लोग व्यक्तिगत, ये बात जो रेखा बतलाता है उसी को हम लोग व्यक्तिगत पूर्ति की रेखा कहते हैं। अब थोड़ा हम लोग बाजार पूर्ति की रेखा में देख लेते हैं कि बाजार पूर्ति की रेखा क्या होता है। तो बाजार पूर्ति की रेखा वही उसी तरीके से बना जैसे व्यक्तिगत पूर्ति की रेखा बना। यहाँ पर पूर्ति की मात्रा और यहाँ पर कीमत लिया गया है। अब ये दोनों, ये कीमत और पहला कॉलम फर्म ए द्वारा जो पूर्ति की गया है, वो दोनों की सहायता से हम अगर रेखा वक्र बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा। उसको हम लोग नाम दे देंगे IS1, इंडिविजुअल सप्लाई 1, ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई 1। इससे और इससे जो बनेगा उसको हम लोग इंडिविजुअल सप्लाई 2 नाम देंगे, व्यक्तिगत पूर्ति की रेखा 2। और इससे जो बनेगा उसे हम लोग नाम देंगे बाजार पूर्ति की रेखा, मार्केट सप्लाई लाइन, मार्केट सप्लाई की रेखा। और ये व्यक्तिगत पूर्ति की रेखा क्या होती है, बाजार पूर्ति की रेखा। तो व्यक्तिगत पूर्ति की रेखा का समस्तरीय जोड़ को बताता है। तो हम लोग यहाँ मुख्य रूप से क्या जाने, पूर्ति क्या होता है, पूर्ति कितने प्रकार की होती है, पूर्ति की सारणी और उसका कितना प्रकार होता है, फिर पूर्ति की रेखा और पूर्ति की रेखा कितना प्रकार का होता है। तो हम लोग व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति में मुख्य रूप से यही जान पाएँ कि बाजार पूर्ति व्यक्तिगत पूर्ति का समस्तरीय जोड़ होता है, क्षैतिज जोड़ होता है। मार्केट सप्लाई इज द हॉरिजॉन्टल एडिशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए। इसका मतलब जैसे जो चीज़ पूछा जाता है उसे लिखना रहता है, और आप अगर पूर्ति व्यक्ति ये सारणी को लिख रहे हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन भी करना रहता है। यानी कि क्या होता है, व्यक्तिगत पूर्ति की रेखा में हम लोग पारिभाषिक तौर पर बात किए, वही यहाँ पर सारणी में संख्यात्मक तौर पर बात किया जाता है। और सारणी की संख्या क्या बताती है, व्यक्तिगत पूर्ति की रेखा का जो परिभाषा दिया गया है उसी को ये बताती है। बाजार पूर्ति की सारणी क्या बताती है, बाजार पूर्ति का डेफिनेशन जो था वही तो ये भी बताती है। व्यक्तिगत पूर्ति की रेखा तो जो ये सारणी पर आधारित होती है, इसलिए रेखा सारणी को बताती है। और सारणी क्या बताता है, व्यक्तिगत पूर्ति की परिभाषा को बताता है। इस तरीके से यहाँ पर अगर मिला करके क्वेश्चन दिया जा सकता है, व्यक्तिगत पूर्ति से आप क्या समझते हैं, इसे सारणी तथा रेखा चित्र की सहायता से बताएं।
दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, बाजार पूर्ति से आप क्या समझते हैं, बाजार पूर्ति को सारणी और रेखा चित्र की सहायता से बताइए। तो कुछ नहीं, जैसे हम बताएं वैसे लिखते जाना है। नोट्स पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9631285248 पर आप जुड़िए। वहाँ यहाँ से लेक्चर मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर, वहाँ से नोट्स मिल जाएगा, तो आपकी काम पूरी हो जाएगी। और बात तय है कि इंटरमीडिएट का पूरा सिलेबस इस चैनल पर अपलोड लगातार किया जा रहा है। केवल यहाँ पढ़ाया अध्यापन ही नहीं किया जा रहा, बल्कि इम्पोर्टेंट MCQ यूनिट वाइज भी अपलोड किया जा रहा है। आप उसे ज़रूर देखें और लाभ उठाएं। तो हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाद हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत पूर्ति, उसके प्रकार, उसको सारणी और रेखाचित्र की सहायता से कैसे दिखाते हैं, इसी का हम लोग जिक्र किए। एक जिक्र और हम लोग यहाँ कर लेते हैं। हम लोग व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति को सारणी रेखा चित्र के माध्यम से जिस तरीके से हम दिखाएं, उसी तरीके से हम लोग पूर्ति को दिखा लेते हैं, तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा। देखिए यहाँ पर पूर्ति और व्यक्तिगत पूर्ति की रेखा पूर्ति और व्यक्तिगत पूर्ति में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हम लोग यहाँ पर एक फर्म या एक विक्रेता या एक उत्पादक द्वारा विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की पूर्ति कितनी की जाएगी, उसको हम लोग व्यक्तिगत पूर्ति की सारणी में दिखाते हैं। यही बात हम लोग यहाँ पर पूर्ति की सारणी में दिखाते हैं। सिर्फ यहाँ पर ये फर्म ए द्वारा जो पूर्ति, एक वस्तु की पूर्ति किया गया है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिर्फ क्या, पूर्ति की मात्रा, पूर्ति की मात्रा। आपूर्ति की मात्रा किस में, तो पूर्ति की मात्रा केजी में। यही मेरा पूर्ति की सारणी हो गया। पूर्ति की रेखा में क्या होगा, तो ये दोनों से ही तो ये रेखा बना है। अब यहाँ केवल व्यक्तिगत के जगह पर हटा के हम लोग पूर्ति की रेखा नाम दे देंगे, पूर्ति की रेखा। तो आप अगर क्वेश्चन ये आए कि पूर्ति से आप क्या समझते हैं, पूर्ति को एक सारणी और रेखा चित्र की सहायता से दिखाएं। हालांकि पूर्ति की सारणी में अपूर्ति का नियम भी दिख जाता है, तो क्वेश्चन फाइनली ये आता है कि पूर्ति के नियम से आप क्या समझते हैं। पूर्ति के नियम को सारणी और रेखा चित्र की सहायता से दिखाएं। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो लेक्चर में इतना ही टॉपिक को कवर करते हैं, और बाकी बचे टॉपिक को हम लोग अगला वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और अच्छा लगे तो अंगूठा दान कर दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।